So, good morning, all of you. I hope you all are doing fine and well. तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एज पर योर सिलेबस. ठीक है, फटाफट आप लोग थम्स अप कर दीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट, जस्ट लेट मी नो. ओके ओके. सो गाइज मुझे एक बात बताओ कि आपके सिलेबस में अभी यही चैप्टर दिया हुआ है ना. वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इटसेल्फ, फोटोसिंथेसिस. जस्ट लेट मी नो. क्योंकि ओके हमने गाइज वी हैड डन फर्स्ट चैप्टर कर लिया, हमने हमने मॉलिक्यूलर कर ली. अब हमें करना है फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हम रेस्पिरेशन पे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. कमिंग टू द टॉपिक गाइज, पहले मैं बता दूं पहली बात आपको कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अब मैं आपको अगर लास्ट 2 चैप्टर्स जो हमने पढ़ा है अगर उसकी वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज गाइज मॉलिक्यूलर का है ना. ऑन एन एवरेज अप्रोक्स दे आस्क अप्रोक्स 5 से 7 सवाल, है ना. 5 6 7 सवाल, है ना. 5 6 7 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, यानी आप इसको 30 नंबर तक ले सकते हो. 30 मार्क्स अकेले का ये जो चैप्टर है यहां से सवाल पूछे जाते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो इस चैप्टर में भी सेम ही चीज है. ये भी यहाँ पे ऑन एन एवरेज आप 4 से 5 सवाल देखते हो, यानी 20 to 25 मार्क्स, है ना. 20 से 25 नंबर जो है का ये चैप्टर आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा. चले, अब गाइज अगर मैं बात करूं कि फोटोसिंथेसिस है क्या, है ना. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस और व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है. तो पहली बात तो गाइज इस चैप्टर को हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 4 सीरे में पढ़ेंगे. देर आर 4 डिफरेंट सब हेडिंग्स अंडर विच विल बी कवरिंग दिस चैप्टर. सबसे पहले तो हमें व्हाई इज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड, है ना. क्यों जरूरत है फोटोसिंथेसिस की, व्हाई. हु विल टेल मी कि फोटोसिंथेसिस की क्या जरूरत है. आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. यार 11thers आर मोर इंडल्ज्ड एंड दे आर लाइक कि चैट वैट करते हैं, वो लोग कमेंट करते हो. आप लोग के इनसे मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो प्लीज बताओ गाइस फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है. ऑन एन एवरेज अगर पूछूं कि क्यों फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, तो देखो 2 चीजें हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहला चीज ये है गाइस कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अ वेरी अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, O2 रिलीज होता है. और वो O2 जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स खास करके, उनके लिए क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है. उनके लिए ज़रूरत है इस O2 की. पहली बात. दूसरी बात गाइस कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खाना बनता है, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एवरीवन ऑन दिस अर्थ. ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट. तो ये हो गए 2 बेसिक, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, व्हाई फोटोसिंथेसिस. ठीक. अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, ठीक, वी ऑल नो. क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट ब्रीथ करता है. डू प्लांट्स ब्रीथ? यस ऑफ कोर्स. लेकिन उनकी ब्रीदिंग जो है बहुत स्लो है. गैसेस एक्सचेंज होता है उनका स्टोमाटा के थ्रू. ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई प्रेफर्ड ऑर्गन नहीं होता है, ना उनके पास ऑर्गन सिस्टम है, इसलिए ब्रीदिंग इनमें बहुत स्लो प्रोसेस होता है. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है. तो गाइज जब हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं, कैटाबॉलिज्म मीन्स जहाँ पे टूटती है, चीज़ें टूटती हैं. एनाबॉलिज्म मीन्स जहाँ पे फॉर्मेशन होती है चीज़ों की. तो फोटोसिंथेसिस गाइस कैसा प्रोसेस है, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, है ना. एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिज्म होती है, यहाँ पे बनती है चीजें. क्या बन रही है, क्या बन रहा है गाइस, फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना.
तो फोटोसिंथेसिस गाइस कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक। और फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? तो कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल, सनलाइट, ठीक है, के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? CO2 का कन्वर्जन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसमें? ग्लूकोज में। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिजिकल, ठीक है, सनलाइट मिल रहा है, क्या कन्वर्जन हो रहा है? CO2 इज रिड्यूस टू व्हाट? C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। तो कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्लियर हुआ गाइस? बता दो, फटाफट बता दो, थम्स अप दे दो। ये 4-5 बातें क्यों ज़रूरी है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैसी प्रोसेस है ये? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है गाइस? अगर हम देखें तो ये रिडक्टिव प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस में। ना गाइस, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं कि ये कहाँ हो रहा है, वेयर इज इट टेकिंग प्लेस, तो हम सिंपली बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हो रहा है, ऑब्वियस है। तो कैसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? कैसा प्रोसेस है भाई, बताइए, कैसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स के अंदर हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है गाइज? ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो गाइज ये अंदर वाला जो मैट्रिक्स है ये कहलाता है स्ट्रोमा। समझना, इस एक को जैसे मैंने नहीं, अगर हम इस एक की बात करें तो इस एक को हम कहते हैं गाइस थाइलाकॉइड। पढ़े हो ना सारे लोग? सेल में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा तो यहाँ पे पढ़ा होगा। ये एक को कहते हैं थाइलाकॉइड। ओके, अब देखिए, बहुत सारे थाइलाकॉइड जो हैं गाइस स्टैक्ड हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक्ड हैं। इसको हम कहते हैं ग्रैनम। ठीक है, इस एक को क्या कह रहे हैं? ग्रैनम। सो दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म। और बहुत सारे ऐसे ग्रैनम मिलके बना रहे हैं क्या? ग्रैना। These all together are called grana. Now these granum guys, they are linked with one another इस तरह से through stromal lamellae। कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से? ऐसे लिंक्ड है। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ गाइस स्ट्रोमल लैमेले। क्या हुआ? ये हुआ स्ट्रोमल लैमेले। ठीक। नेक्स्ट थिंग गाइस, इस थाइलाकॉइड के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीसोम्स। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीसोम्स। या फिर CF0, CF1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक। नाउ सी गाइस,
ये सेम चीज या सेम बात जो है यहाँ पे भी बनाया हुआ है। और देखो होता क्या है गाइस कि हम क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हम कहते हैं कि दे बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील। अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील? तो गाइस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील का मतलब होता है जिसके पास अपनी डीएनए हो, जिसके पास अपनी आरएनए हो, मतलब जिसके पास अपना प्रोटीन यानी राइबोसोम्स हो, मतलब जो अपना डीएनए बना सके, जो अपना आरएनए बना सके, जो अपनी प्रोटीन्स बना सके। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। बट ये सब चीजें होने के बाद भी गाइज ये ऑटोनॉमस नहीं कहलाते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कहलाते हैं। क्यों? एनीवन? दे आर नॉट कॉल्ड ऑटोनॉमस, दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस। वाई सो? ऐसा क्यों होता है? सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहला रहे भाई, ऑटोनॉमस क्यों नहीं कहला रहे? कौन बताएगा? गाइज आप लोग कमेंट कर सकते हो, शायद 6 या 5 स्कूल्स ज्वाइंड है, 5 स्कूल्स आई कैन सी। ओके आप लोग कमेंट कर सकते हो। सिविल लाइंस, एसओ, एससी, पीसीबी 12, सेक्टर 23, द्वारका सेक्टर 10। कमेंट के नाम पे थम्स अप करते हैं, कुछ भी पूछो थम्स अप कर देना है। देखो हमने आपसे पूछा कि ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहलाते हैं। सेमी ऑटोनॉमस इसलिए कहलाते हैं कि सारी चीजें होने के बावजूद, in spite of having everything, they are dependent on cytoplasm for their फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। क्योंकि हमने सेल चैप्टर में 11th में आपने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं, समझे? तो सेम चीज़ें आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज़, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, सारी चीज़ होने के बावजूद, इनके पास सारी चीज़ होने के बावजूद ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। इसीलिए इनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील कहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये क्यों बनाया है, क्या है ये, तो बता दें कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है गाइस वो एक स्टेप में होने वाला प्रोसेस है ही नहीं। तो आप बोलोगे मैम फिर कैसा प्रोसेस है? गाइस फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। मतलब क्या कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो 2 स्टेप में चलती है। समझना, हमने क्या बोला कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में चलेगी, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। 2 स्टेप में चलती है ये प्रोसेस। ऊपर वाले को स्टेप 1 को कहते हैं गाइस लाइट रिएक्शन, ठीक है? और स्टेप 2 को कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ये थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, बहुत धीरे धीरे, ठीक है? लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि जो स्टेप 1 होता है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और जो सेकंड होता है गाइस वो लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या बोला हमने कि ये लाइट पे डिपेंडेंट होता है? ये लाइट पे डिपेंडेंट तो नहीं होता है, पर ये लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। अंडरस्टूड? बताइए। चलिए फटाफट, ओके चलिए। तो अब हम आते हैं कि ये स्टेप्स क्या क्या होता है। देखो गाइस, ये वापस से हम अपने डायग्राम पे चलेंगे। ये हमने हमारा डायग्राम देखा। अब इसमें से एक थाइलाकॉइड मॉलिक्यूल को निकाला और यहाँ पे रख दिया। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इस एक थाइलाकॉइड मॉलिक्यूल पे लाइट इस तरह सनलाइट पड़ती है
और जब सनलाइट इस एक थाइलाकॉइड मॉलिक्यूल पे पड़ती है गाइस, तो हम देखते हैं कि इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, ये लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं क्या, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जा रहे हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। हमने देख लिया कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, H2O टूटता है H प्लस और O2 में, और H प्लस जो है वापस H प्लस जो है गाइज इसको यूज किया जाता है ATP बनाने में, H प्लस आयंस को, और O2 क्या हो जाते हैं, O2 रिलीज आउट हो जाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बाई प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन में बन के रिएक्शन से बाहर लिबरेट आउट हो जा रहा है, वो वापस से रिएक्शन में दूसरा प्रोसेस नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा, वो रिएक्शन को छोड़ के, वो प्रोसेस को छोड़ के निकल जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, एनीवन? नहीं? ओके, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अब ये जो H प्लस आयंस निकले हैं गाइज, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम वापस से डायग्राम पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस प्रेजेंट होगा। अब गाइज इसी H प्लस को यहाँ से यूज करेगा ये ऑक्सीजोम, और स्ट्रोमा के अंदर ADP में PI को जोड़ के ATP बना देगा। कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से ATP बनता है कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर। इस तरह से ATP बन जाता है स्ट्रोमा के अंदर। नाउ हमने क्या बोला कि H प्लस आयंस होंगे थाइलाकॉइड में, ये क्या करेंगे, स्ट्रोमा के अंदर क्या करेंगे गाइस, मैट्रिक्स में ADP में PI जोड़ के ATP बना देंगे। अब ये लाइट रिएक्शन में हो रहा है गाइस। अब हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में और क्या हो रहा है। तो लाइट रिएक्शन में आप देखोगे गाइस कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन में दो तरह का साइकिल चलेगा, फॉस्फोराइलेटिंग साइकिल चलेगा। एक चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक चलेगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और एक चलेगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। और जब ये दो तरह के फॉस्फोराइलेशन चलेंगे गाइस, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि नॉन साइक्लिक में NADPH बन रहा है और साथ साथ ATP भी बन रहा है, लेकिन साइक्लिक में आपको दिखेगा सिर्फ ATP बन रहा है। ये हम आएंगे थोड़ी देर बाद, हम ये भी चलेंगे कि ये क्या होता है। अब गाइस दो तीन चीजें जो आपको जाननी है, लेकिन मैं बाद में इसको और कंटिन्यू करूंगी। पहले हम चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हुए थे, ये बताने के लिए कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले गाइज अगर साइंस की हम बात करें तो साइंस ऑलवेज डिमांड्स प्रूफ। साइंस को प्रूफ चाहिए, है ना। साइंस में फोटोसिंथेसिस साइंस में कोई भी चीज़ें ऐसे हो नहीं जाती है, साइंस का मतलब है वो प्रमाण मांगता है। तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ग्लूकोज क्या है गाइस? स्टार्च है। तो हम क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस अकरिंग और नॉट, इसके लिए वो हम स्टार्च टेस्ट करते हैं। स्टार्च टेस्ट क्या होता है गाइस? सिंपली ग्रीन लीफ पे आयोडीन डाला, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या देखोगे कि जो ग्रीन कलर है वो इट विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक, इस कलर में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कलर चेंज हुआ तो इट इज स्टार्च पॉजिटिव, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो इट इज स्टार्च नेगेटिव। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है गाइस वो है वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या है ये? वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट।
अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू। वैरिजेटेड लीफ मीन्स एक ऐसा लीफ जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैचेस, चाहे वो येलो हो, लाइट ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, सारे कलर के पैचेस प्रेजेंट होंगे, तो उस लीफ को हम कहते हैं वायरोजेटेड लीफ। हमने इस लीफ को क्या किया गाइस, हमने इसमें आयोडीन डाला, आधे को ब्लैक कार्डबोर्ड पेपर से इसको कवर कर दिया और आधे लीफ को ले जाके सन से एक्सपोज कर दिया। हमने देखा कि जो लीफ सन से एक्सपोज्ड था उसने अपनी कलर ग्रीन से ब्लू ब्लैक में टर्न कर लिया, द कलर चेंज्ड। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न्ड कलर ब्लू ब्लैक, ठीक है, ग्रीन कलर को ब्लू ब्लैक में बदल लिया। यहाँ से क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग बट व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि जो हमने कार्डबोर्ड से ढका था जिस पार्ट को, वहाँ पे आपने क्या देखा, वहाँ पे आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस वहाँ नहीं हुआ, वहाँ पे कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गाइस। वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है गाइस, हमने एक लीफ को लिया, उसके आधे पोर्शन को क्या करा हमने, इसके आधे पोर्शन को हमने एक सेटअप के अंदर आधे पोर्शन को यहाँ एक्सपोज कर दिया। उस सेटअप के अंदर हमने एक यूटेंसिल लिया जिसमें हमने रुई में, है ना, कॉटन में KOH सोक करके उसको रखा, उसको यहाँ पे रख दिया और फिर इस सेटअप को, इस लीफ को हमने सनलाइट दिखाया। जब हमने सनलाइट दिखाया गाइस तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सनलाइट से एक्सपोज था जो पार्ट, ठीक है, उसने अपनी कलर चेंज कर ली और ये ग्रीन से ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। लेकिन जो कलर एक्सपोज नहीं था, जो अंदर की तरफ था गाइस, उसमें ग्रीन का ग्रीन कलर रह गया। नाउ व्हाट डज दिस डिपिक्ट, ये क्या बतलाता है गाइस, यहाँ से हमें ये पता चलता है या फिर ये चीज़ें ये बताती है कि ये जो KOH था, है ना, ये जो KOH प्रेजेंट था, सोक्ड था कॉटन में, इसने CO2 को खींच लिया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो यही चीज कह रहा है कि अ कॉटन सोक्ड विथ KOH was placed inside the jar. ऑब्जर्वेशन में देखा गया that the leaf that exposed to the sunlight changed color and this not. इसका मतलब क्या, CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा गाइस, जब CO2 खींच लिया गया फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, मतलब CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। समझ गए, बताओ, टेल मी, जस्ट टेल मी गाइस, फटाफट बताओ। सो ये हो गया अपना हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे गाइस, जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब गाइस इसको किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था प्रेस्टली ने। व्हाट डिड प्रेस्टली डू, व्हाट वाज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। हमने क्या देखा था कि प्रेस्टली ने एक बेल जार लिया, उसके अंदर उन्होंने एक कैंडल को लाइट किया और एक माइस को रख दिया। जब तक ये कैंडल जलता रहा गाइस, द माइस वाज फाउंड टू बी अलाइव। As soon as or no sooner as the candle was extinguished, the mice was found to be dead. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरा वापस से सेटअप को मॉडिफाई किया और इसके अंदर डाल दिया एक मिंट प्लांट, मिंट का प्लांट। तो व्हाट ही सॉ नाउ गाइस, कि मिंट प्लांट जब डाला इन्होंने, तो जैसे भी कैंडल बुझा, स्टिल द माइस वाज फाउंड टू बी अलाइव। माइस की डेथ नहीं हो रही थी, माइस कैसा था, जिंदा था। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला या यहाँ से क्या कंक्लूड किया उन्होंने कि ओके, सो माइस डिड नॉट डाई, क्योंकि ये जो मिंट प्लांट था इसने खराब बैड एयर क्वालिटी को रीस्टोर करके गुड एयर क्वालिटी में बदल दिया। तो द माइस प्लांट रीस्टोर्ड द बैड एयर क्वालिटी दैट अकर्ड बिफोर, देयरफॉर द माइस वाज अलाइव, या फिर देयरफॉर द माइस वाज स्टिल लिविंग। क्लियर हुआ, बताइए, गिव मी अ थम्स अप गाइस, समझ गए तो। ये तीसरी एक्सपेरिमेंट थी। चलिए, ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है गाइस इंगिन हाउसेस का एक्सपेरिमेंट. इसमें व्हाट ही डिड, ही टुक अ सेटअप दैट वाज अगेंस्ट जस्ट लाइक अ प्रिस्ली बेल जार लिया. इसके अंदर इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट को रख दिया, और एक्वेटिक प्लांट रखने के बाद इसको एक पानी जो एक्वेटिक प्लांट, बेसिकली दिस वाज अ हाइड्रेला प्लांट, ठीक है. इन्होंने देखा कि जब सेटअप एक्सपोज हुआ सनलाइट से तो वाटर बबल्स बहुत सारे मिले, बहुत सारे वाटर बबल्स मिले. O2 was liberated. तो what he said, what he deduced from this, कि O2 जो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सनलाइट मिला है ना, फोटोसिंथेसिस हुआ, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो O2 इज रिलीज्ड, लिबरेटेड आउट. O2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान. आई होप इट इज क्लियर. चलिए नाउ नेक्स्ट, एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट. इसमें आप क्या देख रहे हो, सनलाइट को प्रिज्म से जब पास कराया गया तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया. ये जब 7 कलर्स गाइस, यहाँ ग्रीन एल्गे यहाँ पे था, एक सेटअप लिया उसमें उन्होंने ग्रीन एल्गे रखा जिसका नाम था क्लैडोफोरा, और साथ साथ कुछ एरोबिक बैक्टीरियाज भी सेटअप में डाल दिया. जब ये लाइट स्प्लिट हुआ गाइस तो देखा गया कि जो रेड कलर है और जो ब्लू कलर है, जो रेड कलर है और जो ब्लू कलर है, यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनीज मिले बैक्टीरिया के, एरोबिक बैक्टीरियाज के, हेल नंबर ऑफ कॉलोनीज मिले. देयरफॉर यहाँ से इन्होंने क्या बोला कि जो रेड कलर है और जो ब्लू कलर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी तो एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन निकल रहा है तो एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे कॉलोनीज बना रहा है ऑक्सीजन खींचने के लिए. देयरफॉर ही सेड दैट फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू रीजन में और रेड रीजन में होता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर. ये किसका एक्सपेरिमेंट था, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट. नाउ गाइस, अब हम क्या देखेंगे कि इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे, बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट, अ ग्राफ वाज डिड्यूस्ड, एक ग्राफ को डिड्यूस किया गया. ग्राफ क्या था गाइस, एक तरफ एक्स एक्सिस में वेवलेंथ ऑफ लाइट रखा गया था और वाई एक्सिस में अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी O2 कितना लिबरेट हो रहा है वो देखा गया था. तो देखा गया गाइस क्या, कि ब्लू रीजन के उसमें और रेड रीजन के वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा पीक मिल रहा था ऑक्सीजन का. और जब सबसे ज़्यादा पीक मिल रहा था ऑक्सीजन का तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यहीं पे हो रही है. ठीक, क्लियर. चलो अब ना गाइस, अब हम चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, पिगमेंट कहाँ है. ये दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी. ये मैंने जो अभी आते आते क्लास में आपको बना के दिखाया कि ये स्ट्रोमा है, देखो इसमें स्ट्रोमा लैमेले है, कहाँ पे राइबोसोम्स मिलेंगे, ये चीज़ें हैं. आउटर मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन का क्या है, ऑक्सीजोम्स कहाँ पे मिलेंगे. सो दिस इज जस्ट द डायग्राम. सारी बातें जो हमने आपको बताई आते आते क्लास की शुरुआत में है ना, ये डायग्राम दिखा के वही बातें की गई हैं कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एट विच प्लेसेस फोटोसिंथेसिस अकरिंग. ना गाइस, इतना कुछ होने के बाद हम चलेंगे कि पिगमेंट्स क्या क्या होता है. तो जैसे हमें पता है कि बहुत सारे पिगमेंट होते हैं प्रेजेंट प्लांट्स में, लेकिन इन बहुत सारे पिगमेंट में भी जो प्लांट्स के पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. कितने पार्ट में डिवाइडेड होते हैं वो, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. दो पार्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्लोरो रिएक्शन सेंटर, और दूसरा दूसरा क्या है, LHC कॉम्प्लेक्स. रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. रिएक्शन सेंटर की बात करें गाइस तो ये मेन पिगमेंट होता है.
और जो ये LHC कॉम्प्लेक्सेस है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं गाइस। अब देखिए मेन पिगमेंट तो कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। मेन पिगमेंट कौन है वैसे? मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है मेन पिगमेंट। LHC कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड कैरोटीनॉइड। ये हो गए क्या? ये हो गए LHC कॉम्प्लेक्सेस। चलिए मेन पिगमेंट और LHC कॉम्प्लेक्सेस में क्या फर्क है गाइस? देखो अगर हम मेन पिगमेंट और LHC कॉम्प्लेक्स को कंपैरिजन करेंगे तो ये रहा हमारा रिएक्शन सेंटर, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं मेन है। और बाकी इसके इर्द गिर्द जो होंगे प्रेजेंट, ठीक है, जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम LHC या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ताकि ये मॉलिक्यूल इसका फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो सके, ये सब हाई लाइट इंटेंसिटीज लेते हैं और लाइट को पास करते हैं। क्यों भाई? ताकि इसकी फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो सके। अब क्या कहा जाता है गाइस कि ये जो LHC कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनका एक और नाम है और इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं इनको? हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एंटेना कॉम्प्लेक्स। चलो चलते हैं, अब हम आगे और देखते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब इस इन सारे पिगमेंट्स को गाइस क्रोमैटोग्राफी पेपर के थ्रू पास कराया गया। क्रोमैटोग्राफी एक टेक्निक होता है जिसमें आप क्या करते हो कि ये एक टब है, ठीक है, ये एक वेसल है, इसमें आपने बहुत सारा वो डाल दिया, अपना लिक्विड डाल दिया है, और इसमें आप क्या कर रहे हो? एक पेपर डाल रहे हो, ठीक है, ये पेपर। इस पेपर में आपने क्या किया? आपने एक छोटा सा, मान लो क्लोरोफिल, जैसे मान लो आपने पेस्ट बनाया, ठीक है, लीव्स का पेस्ट बनाया और छोटा सा पेस्ट यहाँ पे रख दिया। अब ये पेस्ट ना वाटर के कैपिलरी एक्शन से ये पेस्ट जो है ये डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ऊपर जाएंगे, कहीं कहीं जाएंगे, और हमें पता चलेगा कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग थ्रू कैपिलरी एक्शन। तो देखा ये गया गाइस कि ये जो कैपिलरी एक्शन से कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तो देखा ये गया कि इतने डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं ये इस कलर के होते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर देगा। क्लोरोफिल ए में आपको ब्लू ग्रीन कलर दिखेगा, ठीक है। क्लोरोफिल बी येलो या फिर ग्रीन कलर देगा, या फिर येलो कलर या फिर ग्रीन कलर। जैंथोफिल गाइस येलो कलर देगा, और कैरोटिनॉइड कैसा है? येलो टू येलो ऑरेंज कलर देगा, येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर। समझ गए? बताओ। देखो चार कलर्स हैं, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, या फिर येलो, या फिर येलो से येलो ग्रीन। तो ये चार कलर्स देखे गए। जैसे आप देख सकते हो ये क्रोमैटोग्राम है, इसको लोड किया गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इस तरह से अलग अलग कलर्स दिखे तो बताया गया कि ये क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी ये होता है कलर में, क्लोरोफिल आप देखोगे कैरोटिनॉइड ये होता है, जैंथोफिल ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक गाइज एक्सेसरी पिगमेंट जैसे हमने देखा, और हमने देखा मेन पिगमेंट जो है वो रिएक्शन सेंटर है। अब देखो गाइज ये एक ग्राफ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ जो बता रहा है कि हमको कैसे पता चला कि क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट है। हाउ डिड वी कम टू नो दैट क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट एंड नो अदर क्लोरोफिल्स? तो सबसे पहले गाइज ये अगर ग्राफ आप देखो तो ये ग्राफ में आपको तीन तरह के क्लोरोफिल दिख रहे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड। ये तीन तरह के क्लोरोफिल्स आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप ये ग्राफ देखो गाइज तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट,
ठीक है, ये ग्राफ है और ये है कि किस रेट पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना O2 रिलीज हो रहा है। और अगर आप ये ग्राफ देखो गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे वेवलेंथ ऑफ लाइट और यहाँ पे सिंपली है लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ देखना है हमें और मैच करना है। हमने क्या देखा कि जो क्लोरोफिल ए है गाइस, अगर आप देखोगे थोड़ा बारीकी से, तो क्लोरोफिल ए जो है वो है ये ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल ए जो है इस तरह का पीक बना रहा है, दो तरह का। ये पीक क्या सेम नहीं है ब्लू और ग्रीन? याद करो, जब हमने एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हमने क्या देखा था कि ब्लू और ग्रीन कलर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो क्या ये पीक सेम नहीं है ब्लू और ग्रीन की तरह? ठीक है, तो अब गाइज वही उसी चीज को आप देखो यहाँ पे कि ये 400, जब हम ये नैनो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये ब्लू कलर और रेड कलर, जो सॉरी ग्रीन मैं बोल रही हूँ, ब्लू और रेड का जो पिगमेंट ऐसे ग्राफ मिला था, ठीक है, सेम उसी ग्राफ की तरह है कौन सा? क्लोरोफिल ए का ग्राफ। बाकी क्लोरोफिल बी का देखो ग्राफ गाइज मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक बहुत ऊपर है एक बहुत नीचे है। और कैरोटिनॉइड तो गाइज एक ये रेड वाला देखो, ये इस तरह का तो ग्राफ शो ही नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर इन तीनों में से जो क्लोरोफिल ए है गाइज, वही सुपर इम्पोज हुआ था, वही क्या हुआ था? सुपर इम्पोज हो गया था। और ये सुपर इम्पोज जब हुआ तो देखा गया कि क्लोरोफिल ए सेम वैसे ही ग्राफ दे रहा है जैसे ऑक्सीजन का ग्राफ मिलता है ब्लू और रेड रीजन में। देयरफॉर यहाँ से क्या बोला गया कि जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। कौन सा है मेन पिगमेंट? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो ये ग्राफ से जाके पता चला कि क्लोरोफिल ए वाज दी चीफ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए क्या था गाइस? चीफ पिगमेंट था दैट वाज एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। आई होप इट इज क्लियर। चलो गाइस फटाफट थम्स अप दे दो अगर क्लियर है तो सबको। ओके कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी क्वेश्चन टिल हियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक गाइस? बताओ फटाफट बताओ मुझे, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? प्लीज लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चंस। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू फिर? पक्की बात, कोई सवाल नहीं है किसी को? सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके अब गाइज नेक्स्ट हमें बात करना है फोटो सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा समझते हैं फोटो सिस्टम क्या है। देखो गाइज, ये जो पिगमेंट्स है ना, ए बी सी जो भी है, तो ये फोटो सिस्टम में बटे हुए हैं। फोटो सिस्टम दो तरह का होता है, कौन कौन सा? तो फोटो सिस्टम गाइस, फोटो सिस्टम जो है दो तरह का होता है। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, समझिएगा ये सब क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी हुई थी। फोटो सिस्टम 1 की डिस्कवरी पहले हुई थी और फोटो सिस्टम 2 की डिस्कवरी लेटर हुई थी। तो बेस्ड ऑन द डिस्कवरी इनका नाम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पड़ा है। लेकिन लाइट रिएक्शन, जैसे ही लाइट आता है तो सबसे पहले काम करने वाला है ना, फंक्शन के हिसाब से फोटो सिस्टम 2 जो है वो पहले फंक्शन करता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में फंक्शन करता है, फंक्शंस लेटर। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में देखा गया है गाइस कि ये P680 नैनोमीटर इतने वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटो सिस्टम 1 उससे ज़्यादा यानी P700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हम PS2 की बात करें गाइस,
तो PS2 जो है, फोटोसिस्टम 2 जो है गाइस, आप देखते हैं या हम देखते हैं कि PS2 जो है इट इज प्रेजेंट इन दी एप्रेस्ड रीजन ऑफ द थाइलाकॉइड। PS2 कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट है। PS1 कहाँ प्रेजेंट है, ये नॉन एप्रेस्ड प्लस एप्रेस्ड रीजन, एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक, अगर आप बोलोगे ये क्या होता है मैम एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड रीजन, तो गाइस चलते हैं वापस से अपने डायग्राम पे, है ना, यहाँ पे तो नहीं है, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। हाँ, ये देखो, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हो गाइस उसको एप्रेस्ड कहते हैं, और जो बाहर की तरफ प्रेजेंट हो वो, सॉरी, उसको नॉन अप्रेस्ड कहते हैं। तो PS1 जो है गाइज वो स्टोमल लैमेले में भी प्रेजेंट होता है और थाइलाकॉइड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन PS2 जो है वो सिर्फ थाइलाकॉइड के अंदर नॉन सॉरी एप्रेस्ड रीजन में, जो दबा हुआ रीजन है, जो अंदर की तरफ रीजन है, वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक, अब चलते हैं गाइज कि लाइट रिएक्शन में किस तरह से हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में ये दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं और किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये अप्रेस्ड में प्रेजेंट होता है P680 और ये नॉन अप्रेस्ड में प्रेजेंट होता है। चलिए, सबसे पहले क्या होता है गाइस, सबसे पहले ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है भाई, कुछ नहीं, बेसिकली बहुत इजीली बात करें तो फॉस्फोराइलेशन इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, या फिर एटीपी की फॉर्मेशन को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन तीन प्रोसेस से हो सकता है, एटीपी की फॉर्मेशन तीन स्तर पे, तीन लेवल पे हो सकती है। या तो फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, या तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, या तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तीन चीजें होंगी। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्या समझ रहे हो इससे, क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब गाइस कि व्हाट यू सी कि लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजोम्स जो प्रेजेंट है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, वो एटीपी बना रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। इसी को क्या कह रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। बाकी ये जो दो तरह के फॉस्फोराइलेशन है गाइस, SLP और OP, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन के दौरान। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो इसकी बात हम करेंगे, ठीक है, जिसमें ये डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होता है और ये इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ये NADH या FADH के थ्रू ATP बनते हैं यहाँ पे। चलिए गाइस, अब हम चलेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पे कि ये क्या होता है। तो गाइस हाइपोथेसिस इज समथिंग ना, जो धारणा है, ये ट्रू नहीं है, बस लोगों ने ऐसा धारणा बनाया, ऐसा सोचा और ऐसी बातें कर दी। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलता है, या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा ये बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इवॉल्व्ड, इनकी इवॉल्विंग या एवोल्यूशन जो है, हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। कहाँ से इवॉल्व हुए हैं ये, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। अब गए इस चीज़ों को समझिएगा, बैक्टीरिया बोला ये जाता है कि बैक्टीरिया ने कुछ ऑर्गेनील को खा लिया और वो डबल मेम्ब्रेन बन गया। जब ये डबल मेम्ब्रेन बना तो इसी स्ट्रक्चर को हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्यों, और भी क्यों बातें ऐसी कही जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी आप 70S राइबोसोम्स देखते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, बताइए गाइस, हाँ या ना, आई होप इट इज क्लियर।
चलिए, अब हम चलेंगे कि ये जो फॉस्फोराइलेशन है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरह का होता है। नॉन साइक्लिक मतलब गाइस जिसमें साइकिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, चीजें रिपीट नहीं होंगी। और साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक मतलब ये कि जिसमें आपको चीजें रिपीट होंगी, एक ही सीक्वेंस में रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे। ठीक, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे शुरू होता है देखते हैं। ये रहा गाइस अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले तो PS2 सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको मैं फिर से बता देती हूँ बना के। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि PS2 सिस्टम एक्टिवेट होता है जब सनलाइट पड़ता है। तो P680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे गाइस कि ये एक्टिवेट होते ही P680 नैनोमीटर का लाइट एक्टिवेट होते ही यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है गाइस फियोफाइटिन। क्या नाम है? फियोफाइटिन। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये इलेक्ट्रॉन पास कर देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन इलेक्ट्रॉन पास करता है तीसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F पास करता है प्लास्टोसाइनिन को और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है P680। ठीक है, अब गाइस देखो ये जो साइटोक्रोम है ना यही एटीपी बनाता है। एटीपी कौन बनाता है? तो भाई यही एटीपी बनाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन ये यहाँ पे P680 खत्म हो जाता है। फिर गाइस लाइट मिलती है, PS1 सिस्टम एक्टिवेट होता है, P700 जिसको आप कह रहे हो इतना लाइट मिलते ही ये एक्टिवेट होता है। और गाइस यहाँ पे आपको मिलता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है FeS, आयरन सल्फर कंपाउंड। FeS क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पास करेगा FeSA पे, ये पास करेगा FeSB पे। यहाँ पे गाइज एक FNR नाम का कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिस इसके पास पहुंचते ही इलेक्ट्रॉन NADP जो है वो रिड्यूस होके NADP प्लस H प्लस बन जाता है। यानी कि सिंपली यहाँ पे गाइज NADPH बनता है। कौन बनाता है? FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये पूरी साइकिल हो गई किसकी? ये हो गई अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। गाइज यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? तो गाइज यहाँ पे H प्लस बनता है जिसके वजह से ATP की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये देखो ATP, और यहाँ पे NADPH बन रहा है, NADPH बन रहा है। ये किसकी हमने बात करी? ये हमने बात करी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो अब आप बोलोगे मैम साइक्लिक में क्या होता है? बिल्कुल बताते हैं। साइक्लिक में क्या होता है गाइस, ये जो PS2 सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है। मतलब ये जैसे हम देख रहे थे 680 नैनोमीटर का लाइट मिलता है, देन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनॉन, देन यहाँ पे आप देख रहे थे साइटोक्रोम B6F, फिर यहाँ प्लास्टोसाइनिन। ठीक, यहाँ से फिर P700 का लाइट मिलता है गाइस, PS1 सिस्टम, P700 का लाइट मिला तो क्या होता है यहाँ पे FeS, फिर FeSA, FeSB, FNR और इधर NADP बन जा रहा था, NADPH। तो देखो होता क्या है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, ये एक्टिवेट नहीं होता है। तो जब ये एक्टिवेट होगा नहीं तो यहाँ तक तो साइकिल चलेगी नहीं। जब यहाँ तक साइकिल नहीं चलेगी तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देखते हैं कि सिर्फ PS1 सिस्टम एक्टिव है। सिर्फ PS1 सिस्टम कैसा है? एक्टिवेटेड है। 700 का लाइट मिला, FeS हो गया एक्टिव। दिस इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गाइस PS1 सिस्टम का। अब ये जब एक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पास नहीं करके ये बोलेगा अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो मैं हो जाऊंगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
फिर मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? तो ये यहाँ नहीं पास करके दिस दे विल पास द इलेक्ट्रॉन बैक टू साइटोक्रोम B6F, एंड साइटोक्रोम B6F ही वो जगह है जहाँ पे एटीपी बन रहा है, जहाँ एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। अंडरस्टूड? बताओ गाइस, इतनी बात समझ पाए? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। सो गाइस, आप क्या देख रहे हो इसमें, इस पूरे प्रोसेस में साइक्लिक में देख रहे हो कि ये जब यहाँ तक चलेगा नहीं तो NADP भी नहीं, NADPH भी नहीं बनेगा। मतलब साइक्लिक में क्या बन रहा है? तो साइक्लिक में यू सी ओनली एटीपी फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो फटाफट थम्स अप दे दो। थम्स अप दे दो गाइस फटाफट, यहाँ तक समझ आया तो फिर आगे बढ़ूंगी। किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन यहाँ तक, साइक्लिक नॉन साइक्लिक तक? पक्की बात, कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है? क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है भाई? बता दो हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोल लो, बिना बोले कैसे चलेगा? कम से कम थम्स अप ही दे दो, ऑल क्लियर और नॉट। चलो ठीक है, बढ़िया। अब गाइज इस तरह साइक्लिक नॉन साइक्लिक के बाद जैसे मैंने बताया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब इस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज नथिंग, बस इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से किस तरह से क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। तो गाइज दो डिफरेंस है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी अलग तरह से बनता है ना, और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी अलग तरह से बनता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ यहाँ पे, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमें पता है गाइस कि ऑक्सीजोम्स जो हैं इसके इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, और आप देखते हो कि इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं तो एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पे ही होती है। फाइन। और यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, हमने क्लोरोप्लास्ट में क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट में गाइज ये थोड़ा अलग हो जाता है। जो ऑक्सीजोम है हमारा क्लोरोप्लास्ट में वो कहाँ पे प्रेजेंट है गाइज? वो प्रेजेंट है अपना थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इधर देखो, वापस से अपने पहले डायग्राम पे जहाँ पे हमने बनाया था सबसे फर्स्ट, वहां चलते हैं। देखिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरो ऑक्सीजोम? यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी जो है वो यहाँ स्ट्रोमा में बनेगा। लेकिन जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती हूँ तो वहाँ पे कहाँ बन रहा है एटीपी? वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि दोनों में एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हो रही है। ओके, नाउ गाइस ये जो जो एटीपी बनाता है इन द केस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के केस में ऑक्सीजोम्स ही बना रहे हैं एटीपी, तो इन ऑक्सीजोम्स का नाम होता है गाइस CF0F1, CF1 पार्टिकल, CF0 CF1 पार्टिकल, F0 और F1 पार्टिकल। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, आप क्या देखते हो? F0 F1 पार्टिकल जो है, आप इसमें क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो गाइस CF0F1 पार्टिकल में कि जो ऑक्सीजोम्स हैं वो एटीपी बना रहे हैं।
अब इसी F0F1 पार्टिकल को गाइस कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जाना जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, and this complex is also known as ATP synthase complex। मतलब ये कॉम्प्लेक्स 5 क्या करता है, यही एटीपी बनाता है, बट दैट इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज F0F1। सी लगा दिया मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का केस हो गया, ठीक है। तो F0F1। चलिए, ये हो गए हमारे कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो एटीपी बनता है गाइज, ये किस जगह पे बनता है, तो एटीपी इज फॉर्म्ड, कहाँ पे बन रहा है गाइज एटीपी, हमने एटीपी की फॉर्मेशन देखी, हमने देखा किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात गाइज, ये जो लाइट रिएक्शन हुआ, एटीपी बना, H+ बना, NADPH बना, ये सब बनने के बाद स्ट्रोमा में बन रहा है ये, ठीक है। एटीपी कहाँ पे बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि F0F1 पार्टिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो एटीपी बनने के बाद ये सब, इन सभी का क्या हो रहा है गाइस, तो एटीपी बनने के बाद, है ना, एटीपी और NADPH बनने के बाद ये स्ट्रोमा में क्या कर रहे हैं, जो CO2 प्रेजेंट है इसको रिड्यूस कर रहे हैं, या इसकी एसिमिलेशन हो रही है, ताकि इसको ग्लूकोज में बदला जा सके, टू कन्वर्ट इट टू ग्लूकोज। क्या किया जा रहा है, इनको ग्लूकोज में इनकी कन्वर्जन की जा रही है, इनको ग्लूकोज में इनको बदला जा रहा है। ठीक है। अब यही जो CO2 का रिडक्शन होता है गाइस ग्लूकोज में, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो CO2 किस तरह से एसिमिलेट हो रहा है इनसाइड द स्ट्रोमा, दैट इज ओनली नोन एज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होने के लिए एक चीज आप समझना, डार्क रिएक्शन होने के लिए आपको लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट, बट आपको लाइट रिएक्शन में हुए प्रोडक्ट्स, बट डिपेंडेंट the products of light reaction। पर किस पे डिपेंडेंट है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। आई होप इट इज क्लियर गाइज, गिव मी अ थम्स अप। चलो, अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऐसा नाम क्यों पड़ा, है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ऐसा नाम क्यों पड़ा, और डिफरेंस क्या है। तो गाइज अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन इसीलिए क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है। क्या है गाइज, ये लाइट डिपेंडेंट है, तो लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसीलिए गाइज क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट ऑन the products of light reaction। बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया, एटीपी और NADPH। अब देखो गाइस, इसका नाम डार्क रिएक्शन है, मतलब ये नहीं कि ये डार्क में होगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लेना। लाइट रिएक्शन के होने के 1-2 घंटे बाद डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये लाइट में नहीं होकर डार्क में होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज किया है NCERT में कि डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब जो मिसगाइड किया हो,
मतलब ये नहीं कि ये रात में हो रहा है या डार्क में हो रहा है, क्योंकि हमको लाइट रिएक्शन के ऑपोजिट नाम रखना था, इसलिए हमने डार्क रिएक्शन नाम रख दिया। ऐसा नहीं कि एक लाइट में हो रहा है एक डार्क में हो रहा है इसीलिए उल्टा उल्टा नाम है, नहीं। नाम इसीलिए उल्टा है क्योंकि इट इज जस्ट अ मिसनोमर, मिसगाइडेंस, ताकि हम लाइट के ऑपोजिट कुछ रखे, इसलिए हमने ये नाम रख दिया। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस, ठीक है, बार बार कह रही हूँ एक ही चीज कि ड्यू टू इट्स मिसनोमर प्रॉपर्टी या फिर ये मिसनोमर है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे हैं, लाइट रिएक्शन नहीं कह रहे। क्लियर हुआ गाइस? बताओ इसमें कोई सवाल है? यहाँ तक कोई सवाल है गाइस? अदरवाइज आई स्टार्ट डार्क रिएक्शन। पक्की बात? फटाफट बताएं। नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का? हाँ, बाकी लोग भी बता दो यार। तो एस सी नीट 12B, रिएक्शन दो। चलो गाइस बताओ, प्लीज रिएक्ट, रिएक्ट विद दिस। मैं ही अपने आप को वो कर रही हूँ, है ना? तुम लोग तो रिएक्ट करोगे नहीं, यू गाइस आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो आई एम रिस्पॉन्डिंग टू माई सेल्फ। यहाँ तक ऑल क्लियर? तो गाइस एक दो सवाल कर लिया जाए, डार्क रिएक्शन कल चालू करूंगी। चलिए, रिएक्शन मिल रहा है कहीं कहीं किसी किसी स्कूल से। सवाल नंबर 1, ओके यू गाइस विल आंसर इन द चैट बॉक्स। सवाल नंबर 1 है गाइस, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में प्रोडक्ट क्या मिलता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड इन द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन? बताइए। someone has answered, let me see what they are answering. ATP, गुड। और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या मिलता है? व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स नॉन साइक्लिक में गाइस? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर, नॉट अ बिग डील। NADPH और ATP, वाह गुड। अब मुझे एक बात बताओ, जो ऑक्सीजोम है ना, ऑक्सीजोम, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में किस कॉम्प्लेक्स से के नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स 5, गुड। नाम, कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या है? बताइए। आई टोल्ड यू, ATP सिंथेज। चलो जबरदस्त, बढ़िया, सुन रहे हो सारे। अब मुझे बताओ ऑक्सीजोम क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेशन ऑफ ऑक्सीजोम इन क्लोरोप्लास्ट। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। एक ही स्कूल आंसर कर रहा है, SOSCPCB, whosoever is the school, good, good response, at least you guys are responding। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में विच प्लेस लाइट रिएक्शन इज टेकिंग? लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है गाइस? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड रीजन में से PS2 सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? वेयर इज PS2 लोकेटेड? लोकेशन ऑफ PS2। एप्रेस्ड रीजन, गुड। और क्या रह गया है? मुझे लगता है यू गाइज हैव लिसन्ड वेरी प्रॉपरली, है ना? सुना है, सब कुछ सुना है। मुझे लगता ही नहीं। ओके, वन मोर क्वेश्चन,
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2 सिस्टम। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? PO5, वाह, गुड। और PS1 का? ये तो मजा आ गया, सारे के सारे जवाब मिल रहे हैं। PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है गाइस? प्लास्टोसाइनिन। ना 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 ना, ये गड़बड़ हो गया बेटा। PS1 की प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS, ओके, इट्स एन आयरन सल्फर कंपाउंड, गुड। चलिए, FNR जो है, ओके, FNR, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FNR? क्या करता है वो? व्हाट डज इट प्रोड्यूसेस? क्या बनाता है? NADPH, वाह। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब एक स्कूल सारा आंसर दे रहा है तो बाकी बच्चे भी, बाकी स्कूल्स भी मुझे सुन ही रहे होंगे, है ना, और सारा आंसर्स देंगे। नाउ गाइस यू टेल मी, यू ऑल टेल मी कि इसके आगे डार्क रिएक्शन कराया जाए या फिर कल के क्लास में विल कंटिन्यू ऑन, जैसा बताएं आप लोग। प्लीज आंसर। कल, कुछ बच्चे कह रहे कल। ओके, मैं भी, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि बहुत ज्यादा हो जाएगा एक दिन में, है ना, काफी कर लिया हमने पोर्शन। कोई और क्वेश्चन है गाइस? प्लीज आंसर, प्लीज आस्क मी इफ एनी क्वेश्चन। चैट बॉक्स ओपन है, आंसर क्वेश्चन पूछ लो, आंसर करूंगी, उसके बाद क्लास आई लीव। रेस्ट ऑल अदर स्कूल्स, एनी क्वेश्चन बेटा गाइस, एनी क्वेश्चन? नो मैम, ये तो कह रहे नो मैम। चलो, ये तो जवाब भी दे रहे हैं बच्चे, तो कह रहे नो मैम। बाकी स्कूल्स बेटा, बाकी स्कूल्स, बाकी स्कूल्स, बाकी स्कूल्स बताएं। मैं 2 मिनट वेट करूंगी फॉर यू ऑल टू आस्क मी, वरना फिर हम क्लास डिसमिस करेंगे। बता दो ऑल क्लियर है? अगर ऑल क्लियर है तो थम्स अप दे दो गाइस। इज इट ऑल क्लियर? ओके, यस मैम। रेस्ट अदर स्कूल्स, ओके फाइन, इधर भी हमको थम्स अप मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग गाइस कि आज जितना भी पढ़ाया उतनी बात आपको समझ में आई, आप सब समझ गए। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन देखेंगे, CO2 की एसिमिलेशंस देखेंगे, और किस तरह से हम देखेंगे कि कौन कौन से साइकिल्स है, C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है ना, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो गाइज आज के लिए इतना ही, है ना। आप सबों का दिन मंगलमय हो, है ना। हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, है ना, सी ऑल सून, बाय गाइज।